Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुश कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं उपयोग नंबर 6 जो कि उपयोग था गोस्की प्रमेय का उपयोग। ठीक है, उपयोग नंबर 6 यानी कि हम इस गोस्की प्रमेय के जरिए निकालने वाले हैं यहाँ पर समावेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आयतन, आवेश वितरण। इसका कहने का मतलब ये है कि अब हम जो ले रहे हैं कुचालक गोला ले रहे हैं और इसमें गोलीय कोष नहीं कहा गया, यानी कि खोखला गोला नहीं कहा गया, अर्थात इसे हम ठोस गोला भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कुचालक गोला है। कुचालक का मतलब जिसे आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश वहीं पर वितरित रहेगा, आगे कहीं पर नहीं जाएगा। चालक गोले में क्या होता था, अगर उसे हमने आवेश दे दिया, उसे आवेशित किया, तो वो अंदर के आवेश के प्रतिकर्षण के कारण वो उसके किनारों पर एकत्रित हो जाता था, जिससे कि वो गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता था। लेकिन यहाँ पर कुचालक गोले को जिस जगह भी आवेश दे दिया गया वो वहीं पर ही रुका रहेगा, क्योंकि इसमें आवेश चलेगा नहीं, यानी कि प्रवाह नहीं हो सकता, एक स्थान पर ही रुका रहेगा। तो अब हम ऐसे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले थ्योरिकल पढ़ लेते हैं, फिर मैनुअली समझाऊंगा। एक कैपिटल आर त्रिज्या के कुचालक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक है, गोले पर उपस्थित आवेश की मात्रा हमने कैपिटल क्यू मान ली है। तब गोले का आयतन आवेश घनत्व जो होगा, आयतन आवेश घनत्व की बात करें अगर हम यहाँ पर, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है रो बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्यू अपॉन वी आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर क्यू अपॉन वी, और वी क्या होता है, ये आयतन होता है। एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया गया है गोले का आयतन का फॉर्मूला। तो रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर की क्यूब हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हमें कुचालक गोले के बाहर, सतह एवं अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, कुचालक गोले के बाहर, सतह एवं अंदर विद्युत क्षेत्र की, मतलब कि इस गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में ज्ञात की जा सकती है, एक तो बाहर, एक सतह पर और एक उसके अंदर। तो केस नंबर फर्स्ट यानी कि स्थिति नंबर फर्स्ट क्या होती है हमारी, यदि बिंदु P कुचालक गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि P हमने क्या माना है, एक ऐसा बिंदु माना है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम इस बिंदु को कुचालक गोले से बाहर मान लें, मतलब ये गोले से बाहर स्थित है, देखो ये थोड़ा मतलब कॉपी पे अगर हम चित्र बनाएंगे तो उसका चित्र इस तरह से बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो अगर आपको यहाँ से क्लियर समझ में ना आए तो आप यहाँ पर देख सकते हो, या तो ये चित्र देख सकते हो, ये चित्र देख सकते हो। अगर इसमें देखा जाए तो एक गोला है, मतलब एक हमने क्या ले लिया, ठोस गोला ले लिया, एक कुचालक गोला ले लिया, जिसकी त्रिज्या जो है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। इसके बाहर स्मॉल आर दूरी पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिंदु P लेते हैं। अब बिंदु P ले लिया, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करें, पहले नंबर फर्स्ट स्टेप होता है कि इससे होकर गुजरने वाला हम एक क्या करते हैं, एक गॉसियन गोले की रचना करते हैं। ठीक है, एक गॉसियन गोले की रचना, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे, डॉट डॉट से दर्शाया गया है इस तरीके से। उसके बाद गॉसियन गोले से मतलब होने के बाद हम यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव DA ले लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव DA, और DA और उसके क्षेत्रफल अवयव की दिशा देखते हैं। तो आपको पता है, इससे मतलब ये गोला है तो गोले पे क्षेत्रफल अवयव की और उसके बाहर की ओर जाने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बल रेखाओं की बीच का जो कोण होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये दोनों समांतर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, ये रेड वाला जो है हमारा गोला है, जो मूल है, मतलब कि जो लिया गया है चालक गोला, ठोस गोला। ये बाहर जो हमने ब्लैक पेन से बनाया है, ये केवल क्या है, हमारे द्वारा एक तरीके से इसकी कल्पना की गई है, ये है नहीं फिक्स, ये ओनली कल्पना की गई है। इसकी त्रिज्या तो यहाँ पर कैपिटल आर है, लेकिन हम क्या करते हैं, स्मॉल आर अपने पास से मानते हैं उसकी दूरी, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, चित्र में देख सकते हो आप। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा चित्र। अब आगे बढ़ते हैं। एक काल्पनिक गोले को गॉसियन पृष्ठ मानते हुए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ S से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो उस काल्पनिक गोले को हम क्या मानते हैं, उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा, ये सूत्र होता है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्य दिशा में है तथा सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर 0 रखना है। सिंपल सी बात है। ये लाइन आप लिखो या ना लिखो, सीधा सा आप डायरेक्ट थीटा बराबर 0 रख के भी आगे बढ़ सकते हो। फाई बराबर EDA cos 0 रख दिया और cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना EDA। अब यहाँ पर क्या है SDA का मतलब यहाँ पर हो जाएगा DA का समाकलन करना है। DA का समाकलन A आएगा और A का मान यहाँ क्या रखा जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ मानो या संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 4πr²। क्योंकि और यहाँ पर कौन सा गोला ले रहे हैं हम, जो हमने स्मॉल r त्रिज्या का बनाया गया है, तो इसलिए उसी की त्रिज्या यहाँ पर रखी जाएगी, स्मॉल r² रखा जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो हमने होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो निकाल लिया है। अब विद्युत फ्लक्स निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे कि गॉस की प्रमेय से निकालते विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर संपूर्ण कुचालक गोला गॉसीय पृष्ठ इसके अंदर उपस्थित है, अतः पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा भी क्यों ही होगी। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो हमने ये भार जो पृष्ठ की कल्पना की है, हमने जो भार इसके ये पृष्ठ मानना है, ठीक है, इसकी जो हमने कल्पना की है उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सॉरी आवेश कितना होगा। क्लियर सी बात है। यहाँ तो ये खोखला है हमने, लेकिन इस पर आवेश कितना था, जो अंदर गोला है उस पर क्यों आवेश है, तो इससे भी होकर गुजरने वाला मतलब इसका भी आवेश हम क्या मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भार हमने कल्पना की गई है, अंदर कोई और सरफेस तो और कोई आवेश लिया नहीं गया, केवल ये पिंड ही रखा हुआ है अंदर, ये गोला ही अंदर है जिस पर आवेश क्यों है, तो इस पर भी आवेश कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो इसके अंदर ही उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई थी, संपूर्ण कुचालक गोल पृष्ठ इसके अंदर उपस्थित है तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा भी क्यों ही होगी। अतः गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 3। आप समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर यानी कि दोनों को इक्वल रखेंगे। 3 से हमें क्या मिला था, 3 से हमें विद्युत फ्लक्स कितना मिला था, E4πr², और इससे कितना मिला था गॉस की प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, E बराबर 1/4πr², Q अपॉन r²। मतलब ये 4πr² नीचे जाएगा तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, जबकि r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। ठीक है, हमने पहली स्थिति में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। यदि बिंदु P कुचालक गोले की सतह पर स्थित हो, यदि बिंदु P कुचालक गोले की सतह पर स्थित हो, यानी कि उसके सतह पर हो, इस परिस्थिति में r इक्वल टू r रख देते हैं हम, जैसे कि हम इससे पिछली डेरिवेशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो E बराबर 1 अपॉन, इससे पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, चालक गोले के लिए, उसमें भी हम इस तरह से कर रहे थे। तो r के स्थान पे r रख दिया, तो ये क्या आ गया, सतह पर भी आ गई हमारी, मतलब सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब बढ़ते हैं केस नंबर 3 यानी कि स्थिति नंबर 2। यदि बिंदु P कुचालक गोले के अंदर उपस्थित हो तो r इज लेस देन टू कैपिटल R हो, तब क्या कंडीशन बनती है। देखो चित्र समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें चित्र में बोला गया है कि यहाँ पर ये था हमारा मेन गोला, तो ये था, ये वाला मेन गोला था हमारा, ये जो कंप्लीट इसकी जिसकी त्रिज्या हमने r मानी हुई है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी हुई है, r मानी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस बिंदु को इसके अंदर ले जा रहे हैं। उस बिंदु को हम इसके अंदर मान रहे हैं। मान लिया यहाँ पे, मान लिया बिंदु P। ठीक है, अब इसके अंदर मान रहे हैं, तो अगर अंदर मानना हुआ है तो इसके चार हम क्या करते हैं, इसी बिंदु से होकर जाने वाले एक गॉसियन गोले की रचना करते हैं। ठीक है, एक गॉसियन गोले की रचना करते हैं। गॉसियन गोले की रचना कर दी ये वाली, लेकिन ये अब अंदर का पार्ट हो गया इसका, मतलब ये पूरे गोले में से हमने केवल इतना ही पार्ट उठाया। ठीक है, तो अब आप इस चित्र को यहाँ पे ना समझ के देखो, कॉपी पे तो इस तरह का बनेगा ये चित्र। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, मतलब ये पूरा गोला था। ठीक है, अंदर r त्रिज्या पे एक बिंदु P मानना, इससे होकर जाने वाला ये गोला खींच दिया। उसके बाद बिंदु P से मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर काम करेगी, तो उसका क्षेत्रफल अवयव लिया d, वो भी बाहर की ओर काम करेगा, थीटा बराबर 0 मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर सी बात है। अब ये यहाँ से भी समझ सकते हो, जो ये रेड कलर का है ये तो हमारा मेन गोला है, ये रेड कलर का जो है ये तो मेन गोला है। ठीक है, और जो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमने क्या करा है, ये r त्रिज्या का गोला बनाया हुआ है। मतलब जो ये था इसकी तो कैपिटल R त्रिज्या है, जो हम पहले से मान चुके हैं, और जब हम बिंदु P यहाँ पे ले रहे हैं तो ये स्मॉल r दूरी पे है बिंदु P, तो ये स्मॉल r दूरी का एक गोला बनाया गया है। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हो, मैंने 3 चित्र दे दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, अब एक काल्पनिक गोले को गॉसियन पृष्ठ S मानते हुए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ S से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा,
फाई बराबर ED कोस थीटा, क्लियर सी बात है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्य दिशा में है, सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होना, यानी कि थीटा बराबर 0 रखना है आपको, 0 रख दिया। फिर यहाँ पर भी वही काम किया, E4πr² इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली। उसके बाद संपूर्ण कुचालक गोला गॉसियन पृष्ठ S के बाहर उपस्थित है। यदि गोलाकार गॉसियन पृष्ठ S की त्रिज्या r हो तब गॉसियन पृष्ठ का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब होगा। देखो अब हम आयतन क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, अब आप ध्यान से सुनो। अब हमने स्टेप नंबर गॉसियन बेलन की मतलब यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, एक गॉसियन उसकी रचना भी कर ली है, मतलब यहाँ पर एक गॉसियन गोले की रचना भी कर ली है। ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, जब मैं उपयोग समझा रहा था उससे पहले मैंने इनके नियम बताए थे कि हम इन उपयोगों में करते क्या है। स्टेप नंबर फर्स्ट में तो एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, स्टेप नंबर सेकंड में इसके मूल सिद्धांत से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या निकालते हैं, गॉस की परमे से वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। अब गॉस की परमे से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0 ये होता है, और क्यों यहाँ क्या होता है, परिबद्ध आवेश होता है, यानी कि उससे होकर उस पूरी बॉडी से होकर गुजरने वाला आवेश होता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जब हमने इस पूरे का आवेश कैपिटल क्यू मानना था, इस पूरे गोले का आवेश कैपिटल क्यू मानना था, लेकिन अब ये गोला छोटा हो चुका है। अब यहाँ पर गोला क्या है, छोटा हो चुका है, तो सिंपल सी बात है कि इसका आवेश भी कम हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे। अगर कम आयतन ले रहे हैं तो आवेश भी कम हो गया होगा। अब आवेश कम हो गया तो हमें ये आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके आयतन की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे समझते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या है, संपूर्ण कुचालक गोला गॉसियन पृष्ठ S के बाहर उपस्थित है। यदि गोलाकार गॉसियन पृष्ठ S की त्रिज्या स्मॉल r हो तब गॉसियन पृष्ठ का आयतन, मतलब जो अभी हमने स्मॉल r की त्रिज्या का मानना है उसका आयतन 4/3 पाई r की क्यूब होगा। यदि गॉसियन पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा Q' हो, हमने क्या करा, जो गॉसियन पृष्ठ अंदर मानना है, मतलब जो उससे छोटा मानना है, उसकी हमने क्या कर लिया, उसकी आवेश की मात्रा Q' मान ली। अगर आवेश की मात्रा Q' है तो Q' बराबर 4/3 पाई r की क्यूब, यानी कि ρ × v लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर Q' मान लिया हमने Q' माना है तो घनत्व आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है Q/v होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उस अंदर वाले स्मॉल r त्रिज्या, तो उसका आवेश लिया जाएगा तो Q' लिया जाएगा और उसका ही आयतन लिया जाएगा, यानी कि 4/3 पाई r की क्यूब लिया जाएगा यहाँ पर नीचे, जैसे कि इसमें लिया गया है। अगर इस 4/3 पाई r की क्यूब हम रो में कर दें तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रो क्यों हमने दोबारा नहीं लिया, मतलब रो वहाँ पर रो मानना था तो इस गोले के लिए भी हम रो क्यों मान रहे हैं। देखो रो क्या है, एक घनत्व है, रो क्या है, एक घनत्व है। मैं आपको इस मतलब डीपली तो नहीं समझा सकता, वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी, लेकिन क्लियर एक छोटी सी बात वो आपको बता दूंगा यहाँ पर, वो आप ध्यान से सुन लेगा। तो देखो घनत्व जो होता है, अगर घनत्व होता है तो उसमें क्या होता है, जो घनत्व है, अगर हमने क्या किया, ये पार्ट लिया, ठीक है, ये पार्ट लिया 1 किलो का, मतलब मान लिया 1 किलो का बाट ले लिया हमने, ठीक है, 1 kg का। अगर मैं इसका घनत्व मतलब इसका घनत्व आयतन कुछ भी था पहले, ठीक है, अब हमने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 2 टुकड़ों में एक छोटा पार्ट ले लिया इसका, जैसे कि एक तो इतना सा पार्ट ले लिया, ये वाला हिस्सा अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा अलग कर दिया। तो अब इसका घनत्व, आप बोलोगे कि इसका घनत्व ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा, नहीं, घनत्व दोनों का बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि घनत्व जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है, घनत्व है क्या, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि m/v। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम द्रव्यमान कम कर रहे हैं तो उसी मतलब द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है एक तरीके से। अगर हमने बाट को तोड़ा है, ठीक है, उसका आयतन एक बड़ा भाग उधर ले गया, छोटा भाग इधर लिया है, तो उतना ही द्रव्यमान उसका उधर जा चुका है, ठीक है, जितने अनुपात में उसका आयतन उधर गया है। तो इन दोनों का रेशो होता है। अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उस टाइम पर आयतन भी तो ज़्यादा है, तो दोनों का रेशो तो उतना ही होगा। लेकिन इधर आयतन कम है, इधर द्रव्यमान कम है, तो आयतन भी कम है, तो रेशो वहाँ भी तब भी इतना ही होगा। मान लिया उधर द्रव्यमान कितना गया, 6, मान लिया हमारा, देखो सिंपली ऐसे कोई भी वस्तु मान लेते हैं, 6 किलोग्राम द्रव्यमान उधर गया, ठीक है, और 2 मीटर क्यूब आयतन गया उधर। लेकिन इधर क्या गया, इधर हमारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान 1 मीटर की क्यूब आयतन आया उसका, ठीक है। तो आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो 2 × 6 आ जाएगा, मतलब 3 आ गया उसका,
घनत्व जो है, और 1 से 3 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पर भी घनत्व उतना। तो जब हम किसी पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करते हो तो उसका घनत्व कम नहीं होता। अगर आप पृथ्वी का घनत्व जो है, पूरी पृथ्वी का घनत्व, इस बाट का जितना भी घनत्व होगा, इसका छोटा सा भी कण उठाएंगे ना, एक छोटा सा भी आयतन, उसका भी घनत्व उतना ही होगा। घनत्व जो होता है किसी भी पॉइंट में गाढ़ेपन की माप होती है, उसके कणों का आकर्षण, मतलब वे कितने आकर्षित होकर चिपके हुए एक दूसरे से। अगर तरल पदार्थ है उसका घनत्व कम होता है, अगर ठोस पदार्थ है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। ये द्रव्यमान और आयतन का रेशो होता है एक तरीके से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर रो क्यों लिया गया है, क्योंकि हमने पहले ही क्या कर लिया था, उस पूरे पिंड का, उस पूरे गोले का, जिसमें कि अब छोटा भाग लिया जा रहा है, जिसके अंदर का भाग अब लिया जा रहा है। यहाँ पर जो पहले रेड कलर का ये गोला था पूरा, ये वाला, ये पूरा रेड कलर का जो गोला था, ठीक है, उसका ही येलो कलर का भाग लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसका आयतन आवेश घनत्व रो मानना हुआ है तो इसका भी आयतन आवेश घनत्व रो ही होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे क्यों डैश बराबर कितना हो जाएगा, क्यों डैश बराबर, मतलब यहाँ पर अगर रो हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयतन भी कम हो चुका है और आवेश भी कम हो चुका है। आवेश हमने क्यू डैश मान लिया और आयतन कितना है, 4/3 पाई आर की क्यूब। वहाँ पर कैपिटल आर की क्यूब था, यहाँ स्मॉल आर की क्यूब रहेगा, ठीक है। तो बस हमने ये हमने क्या किया, क्यू डैश की वैल्यू निकाली इसी फॉर्मूले से, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर रो बराबर क्यू डैश अपॉन वी से। अब इस वी की गुणा अगर रो में कर देंगे तो क्यू डैश बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे ये कहाँ से आया। फिर अब इस रो की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 से रखी। देखो ऊपर हमने ये, मतलब ये चीज़ पहले इसलिए कर ली थी यहाँ पर, ये वाला रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर की क्यूब पहले ही निकाल लिया था उसका, जो इसका मान होगा, क्योंकि यहाँ पर यूज होगा। तो बस आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर रो के स्थान पे वो वैल्यू रख देनी है। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई का कट हो जाएगा, यानी कि क्यू डैश की वैल्यू जो आ जाएगी क्यू आर की क्यूब अपॉन कैपिटल आर की क्यूब आ जाएगी। देखो क्यू डैश की वैल्यू इसलिए निकाल ली क्योंकि ये हमें वैल्यू दी नहीं होगी कहीं भी, लेकिन हाँ आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और उस पर जो पूरी बॉडी पे आवेश है वो हमें पता होगा, तो उसी के पदों में हमने यहाँ पे निकाल लिया। तब गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर एप्सिलॉन, मतलब विद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन 0। परिबद्ध मतलब अब उस परिबद्ध आवेश क्या है, क्यू डैश है, तो उसकी वैल्यू रख दी क्यू आर की क्यूब, और इसमें बटे में कैपिटल आर की क्यूब, तो आर की क्यूब एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 3 होगी। समीकरण 2 व 3 की तुलना करेंगे। देखो ये हमने निकाला। अभी एक बार आप देखो केस नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, सॉरी 3 पढ़ रहे हैं। 3 में हमने क्या करा, पहले तो जनरल तरीके से विद्युत फ्लक्स निकाला, जो कि उतना ही आया I4 पाई आर स्क्वायर सेकेंड, मतलब समीकरण नंबर 2 होगी। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमें निकालना था गॉस की प्रमेय से, लेकिन उसमें आवेश की जरूरत पड़ेगी। अब उसका आवेश हो चुका है कम, जो कि हमने क्यू डैश माना, तो उसकी वैल्यू निकाल ली फिर क्यू डैश की, ठीक है। और उससे क्या कर दिया, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। अब क्या करेंगे, 2-3 की तुलना करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे उसी तरीके से 1/4π0 क्यू आर अपॉन आर की क्यूब, जबकि आर इज लेस देन टू कैपिटल आर है। चलो ये मान निकल गया, तीनों कंडीशन पे मान निकल गया। अब इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर आते देखो ई अगर बाहर लिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू ये आ रही थी, क्यों आर स्क्वायर, आर इज लेस देन टू, आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर। बराबर लिया जा रहा है तो ये आ रही थी। अगर अंदर लिया जा रहा है तो ये वाली वैल्यू आ रही थी, क्यों आर अपॉन आर की क्यूब भी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उपरोक्त विभिन्न परिस्थितियों से स्पष्ट है कि कुचालक गोले के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त होती है। अगर हम देखें उपरोक्त विभिन्न स्थिति से स्पष्ट है कि कुचालक गोले के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त होती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त क्यों होती है बता देता हूँ आपको। यहाँ लो आप, ये ई अंदर का है, मतलब अंदर, ठीक है। ये थर्ड समीकरण है, ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर निकाल ली थी। अगर इसमें मैं क्या करूँ, इसमें जो आर का मान, मतलब स्मॉल आर का मान मैं कर दूँ, बिल्कुल घटा दूँ, मतलब 0 कर दूँ, बिल्कुल से सेंटर पॉइंट पर ले जाऊँ, ठीक है। जब तो आर का मान हमने क्या कर ली, दूरी हमने स्मॉल आर माननी थी, अब वो दूरी घटा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ही निकाल, तो आर का मान कितना रखना पड़ेगा, इसमें 0 रखना पड़ेगा। जैसे हम सतह पे निकालते तो आर का मान कैपिटल आर रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाती है, कैपिटल आर के बराबर हो जाती है। अगर हम अंदर निकाल ले तो आर का मान 0 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 रख दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, ठीक।
ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब नंबर 2, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से दूरी के समानुपाती होती है। अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो केंद्र से दूरी के समानुपाती होती है, यानी कि आर आप देख रहे हो यहाँ पर, आर आप देख रहे हो, ई जो है वो सीधे सीधे इस स्मॉल आर के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, ऊपर आ रहा है मान, ठीक है। अब नंबर, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। ये मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा हो, आर का मान कितना बढ़ा ले घटा ले कम कर ले। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 है तो बाहर जाके मतलब वो क्या हो रहा है, वो बाहर जा रहा है तो वो वहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पर आर स्क्वायर पे, यहाँ पे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो सबसे ज़्यादा होगी। अगर ऐसे समझ में ना आए तो यहाँ पे देख लो, मतलब जो भार है, पहले आप सतह पर मत देखो, भार पे देखो। जो भार की कंडीशन है उसमें आप देख रहे हो 1/r² आ रहा, मतलब आर जो दूरी है वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती कंडीशन में आ गई, वो नीचे आ गई। अगर हम आर को बढ़ाएंगे तो ये का मान घटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब अब बाहर जब हम गए तो वो मान घटना स्टार्ट हो गया, मतलब अंदर से तो बढ़ा, सतह पर सबसे ज़्यादा हुआ, फिर घट गया, फिर घटना स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। गोले के बाहर, नंबर 4, गोले के बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गोले के बाहर जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर ई को बढ़ा रहे हैं तो वो घटना स्टार्ट, आर को बढ़ा रहे हैं तो घटना स्टार्ट हो जाएगा ई का मान। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखो सबसे पहले अंदर की कंडीशन करें, पहले तो केंद्र पे तो बिल्कुल 0 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे वो मतलब पृष्ठ की ओर बढ़ता है अंदर, वो ई अनुक्रमानुपाती आर है, वो बढ़ने मतलब अनुक्रमानुपाती सीधे सीधे जिस अकॉर्डिंग हम आर को बढ़ाते हैं ऐसे ई बढ़ता चला जाता है। वो हाईएस्ट डिग्री पे पहुंच जाता है जब वो पृष्ठ पे पहुंचता है, और पृष्ठ पे हाईएस्ट मान रहता है। तो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, इसका ग्राफ इस तरह से ऊपर को बना देते हैं। फिर जब बाहर जाता है ग्राफ, मतलब हम बी बिंदु को बाहर लेके जाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने लगती है, क्योंकि वहाँ पर वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा नीचे की तरफ को, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे फिर। तो आई होप कि जितना मैंने आज आपको समझाया ये सब कुछ आपकी समझ आ चुका होगा। उपयोग नंबर 6 थोड़ा मतलब आपको परेशानी आ सकती है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोबारा अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देख लो, प्यूज करके नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ो, रोक के देखो वीडियो को, पहले अच्छे से समझो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। आपके पास प्यूज का सिस्टम होता है, वीडियो को आप प्यूज करो, और जो मैंने बात कही पहले उसे ही दोबारा सुनो बैक करके, और उसके बाद आगे बढ़ो अगर आपको कहीं भी बीच में आप अटक रहे हो, ठीक है, समझ में नहीं आई जो बात कही गई, ठीक है। अच्छे से देखो वीडियो को, और प्यूज करके आप रोक के समझ सकते हो, धीरे धीरे समझ सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उस पर कमेंट करो, और मुझसे कुछ भी आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।